हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को। द हिंदू एनालिसिस शुरू करें उससे पहले एक अनाउंसमेंट। पहली बार ऑन यूट्यूब हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर्स का एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स जो टारगेट कर रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 को, जहां लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स को आपको कॉम्प्रहेंसिवली कवर कराया जाएगा थ्रू मैराथन लेक्चर्स, लाइव डाउट सेशंस एंड लाइव मॉक टेस्ट। ओके, अगर आप पूरे कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे बात कर लेते हैं आज के टॉपिक्स की। तो जीएस 1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। जीएस 2 में हम देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज में से ऑटो बूस्ट के बारे में। आईआर में हमारे पास है इंटरनेशनल रिलेशंस में नेटो क्या है, इसको देखेंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के बारे में देखेंगे। जीएस 3 में साइंस इन टेक से सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में और इकोनॉमी में से ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में देखेंगे। जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो देखो, आज के पेपर की मैं बात करूं, संडे है आज, है ना। तो संडे को यूजुअली क्या होता है कि जो प्रीवियस वीक जो रहा है, पुराना जो वीक रहा है, जो 7 दिन गए हैं, उसमें जो भी मेजर इश्यूज होते हैं उसका एक्सप्लेनर आर्टिकल आता है। ठीक है, तो आज आप देखेंगे जितने भी एक्सप्लेनर आर्टिकल आए हैं द हिंदू में, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द ऑल आर्टिकल्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। जैसे कि आप देखेंगे एक बैड बैंक का उसमें एक्सप्लेनर आर्टिकल आया है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, प्रीवियस शायद कल या परसों ही डिस्कस किया था ये बैड बैंक वाले इशू को। उसके बाद यहाँ पे एक आया है इशू रिगार्डिंग नेट जीरो एमिशन। तो नेट जीरो एमिशन से रिगार्डिंग भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है इसी वीक में। इसके अलावा एक इशू आया था टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो ये टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में क्या इशू है, क्या इसके क्रूशियल पॉइंट्स हैं, क्यों ये न्यूज़ में था, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। इनफैक्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो पीएलआई स्कीम मिली है, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम मिली है, गवर्नमेंट ने इसके लिए ये लॉन्च की है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी एक बार ये वाला आर्टिकल ले लेते हैं सो दैट आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, आज के न्यूज़पेपर में ना मेजरली बहुत सारी न्यूज़ जो है पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो इसीलिए वो हमारे बहुत काम की नहीं है। तो जो भी काम का था वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। ऑलराइट, अब देखो, पहला हमारा आज का इशू है आफ्टर अफगानिस्तान पुल आउट यूएस सीक्स नेटो बेसिंग इंटेल पैक्ट्स। तो देखो, जब से यूएस ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया है, तब से यूएस को टेंशन हो गई है कि कहीं अफगानिस्तान में दूसरी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ना पनपें, और उनके कारण, उनके पनपने के कारण कहीं फिर से यूएस के ऊपर 9/11 जैसा अटैक ना हो जाए। तो देखो, ये चीज़ तो अभी तक आपको बहुत क्लियर हो गई होगी। हमने इतने एडिटोरियल, इतनी न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े हैं अफगानिस्तान इशू के बारे में अभी तक, कि आपको ये तो अभी तक क्लियर हो गया होगा कि एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जो ये 20 ईयर का वॉर था बिटवीन यूएस एंड तालिबान, उसको तालिबान ने आखिर जीत लिया है, क्योंकि अल्टीमेटली यूएस को विड्रॉ करना पड़ा। ठीक है, तो अब यूएस बहुत ज़्यादा डर रहा है कि कहीं 9/11 जैसा अटैक फिर से इनके ऊपर ना हो जाए, क्योंकि कई सारी जो स्टडीज़ हैं, इनफैक्ट यूएस के ही डिफेंस सेक्रेटरी ने एक स्टडी का खुलासा किया यहाँ पे कि हो सकता है कि विद इन 1 से 2 ईयर्स में हमको देखने को मिले कि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट ग्रुप, अलकायदा जैसी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो वापस रीजनरेट कर जाएं और काफ़ी अच्छे से फूले फले पनपे वहाँ पे, और उसके कारण हो सकता है बाकी कंट्रीज़ को, और स्पेशली यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। इसीलिए अब यूएस ने क्या किया है, यूएस का एक ग्रुप है नेटो के साथ मिलकर ये एक मीटिंग कर रहा है, जिसमें बात कर रहा है ये कि हम अपनी इंटेलिजेंस को शेयर करेंगे, इंटेलिजेंस रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको शेयर करेंगे, और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट ग्रुप को प्रिवेंट करने की, उनको यहाँ पे हम स्ट्रेंथन नहीं होने देंगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये पूरी बात की गई है। ठीक है, और मेनली ये कहा है कि जो भी अमेरिकन रीजन है उसको हम थ्रेटन नहीं होने देंगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये नेटो जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है, ये होने वाली है ग्रीस में। ठीक है, तो ग्रीस में ये नेटो ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है। तो इसके बारे में अब देख लेते हैं हम, ठीक है, कि ये नेटो है क्या। तो ये देखो यहाँ पे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो। ठीक है, ये कब इस्टेब्लिश हुई, देखो मैं आपको सिंपल भाषा में पहले इसका मीनिंग समझाती हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली करती क्या है। तो देखो, जैसे नेटो है, नेटो में कुछ कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ये कुछ कंट्रीज़ हैं। ठीक है, मान लो ABCD, ये 4 कंट्रीज़ हैं नेटो के अंतर्गत। ठीक है, अब इन चारों ने आपस में एक पैक्ट किया है कि अगर कोई भी तीसरा, बाहर से कोई भी कंट्री, किसी भी एक कंट्री को, सपोज इस कंट्री ने टारगेट किया। ठीक है, तो अगर ये कंट्री इस कंट्री को टारगेट कर रही है और इस
इसके ऊपर किसी भी तरह का मिलिट्री थ्रेट आता है इस कंट्री के कारण, तो ऐसा माना जाएगा कि सिर्फ इस कंट्री के ऊपर अटैक नहीं किया है, ठीक है। सपोज ए है इसका नाम और बी है इसका नाम, तो ये माना जाएगा कि ए ने सिर्फ बी के ऊपर अटैक नहीं किया है बल्कि सी, डी और ई के ऊपर भी यहाँ पे अटैक किया है। तो पूरे के पूरे नेटो मेंबर्स के ऊपर अटैक माना जाएगा ए के अटैक को यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ए को सभी लोग रिटेलिएट करेंगे मिलके। तो ये है बेसिक नेटो का मतलब, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक से आपको समझ आ रहा होगा, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आसपास कंट्रीज पड़ती हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। वैसे ऐसा कोई क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेजरली आप देखेंगे तो यही है। इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के फॉर्म में यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। वॉशिंगटन ट्रीटी के फॉर्म में इसको आप समझ सकते हैं। तो ये याद रखना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी तो सबको याद रहता है, वॉशिंगटन ट्रीटी इसको मेजरली कहा जाता है। 4 अप्रैल 1949 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था, मतलब इस ट्रीटी को साइन किया गया था। और इसमें कौन कौन थे, साइन किसने किया था, तो यूएस ने किया, कनाडा ने किया, सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस ने किया, और यहाँ पे बेसिकली कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की गई थी, ठीक है, अगेंस्ट सोवियत यूनियन। तो देखो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ रहे थे। कोल्ड वॉर में हमने देखा कि दो पोल्स बन गए थे, एक था यूएस, एक था रशिया, या फिर सोवियत यूनियन, रशिया जो भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूएसएसआर भी लिख देती हूँ। तो दोनों के बीच में मेजर पोलराइजेशन हो रहा था डेवलपमेंट के लिए, और मेजरली ये आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड वॉर भी मानी जा रही है, ठीक है। आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड वॉर थी, क्योंकि यूएस जो था वो कैपिटलिस्ट कंट्री था और रशिया कैपिटलिस्ट नहीं था। तो रशिया अपनी आइडियोलॉजी को यहाँ पे प्रोपोगेट करना चाहता था और यूएस अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करना चाहता था। तो यूएस ने क्या किया कि जो यूरोप है, पूरे यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न है ना, वेस्टर्न पार्ट को उसने नाटो के अंतर्गत शामिल कर लिया। तो ये वेस्टर्न पार्ट को नाटो में शामिल कर लिया, ठीक है, जिसमें यूएस खुद भी था, कनाडा भी था। और ईस्टर्न पार्ट के ऊपर आप देखोगे कि मेजरली यूएसएसआर का फोर्स, यूएसएसआर का जो इन्फ्लुएंस था वो ज़्यादा था, ठीक है। तो ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर था, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एरा में ये हुआ था, ठीक है, नाटो साइन हुआ था, और ये कोल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, वो समय था। अब यहाँ पे हेडक्वार्टर्स आप देखेंगे ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है प्राइमरी गोल्स क्या है कि कलेक्टिव डिफेंस करेंगे हम मेंबर्स का अपने। तो जैसा कि मैंने बताया, एक के ऊपर वार सभी के ऊपर वार माना जाएगा। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक पीस की भी बात की है और कलेक्टिव डिफेंस की भी बात की हुई है, ठीक है। अब कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल जो है ये आर्टिकल 5 में मैंशनड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, नेटो जो है ये आर्टिकल 5 में मैंशनड है। नेटो के बारे में जो ये कलेक्टिव डिफेंस की चीज़ है, ये आर्टिकल 5 में मैंशनड है। एन अटैक अगेंस्ट वन अलाई इज कंसिडर्ड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल अलाइज। तो ऑल अलाइज के अगेंस्ट ये अटैक माना जाएगा अगर किसी भी एक अलाई के अगेंस्ट भी अटैक होता है। तो आर्टिकल 5 में मैंशनड है कलेक्टिव डिफेंस का जो प्रोविजन है वो, ठीक है। नाटो फोर्सेज जो है इसमें मिलिट्री और सिविलियन हेडक्वार्टर्स दोनों होते हैं। इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पर बहुत कम फोर्सेज और बहुत कम असेट्स हैं जो नेटो की एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है। देखो नेटो में जो मेंबर्स आते हैं ना, उनकी फोर्सेस उनके असेट्स हैं, नेटो का एक्सक्लूसिवली अलग से असेट नहीं है ज़्यादा, ठीक है। जो मेजरली जो सारी फोर्सेस रहती हैं वो अपनी अपनी कंट्रीज में सर्व करती हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो नेटो के रिलेटेड टास्क भी उनको मिलते हैं, ठीक है। नेटो का डिसीजन कैसे होता है, कंसेंसस से होता है, ठीक है। आज की डेट में 30 मेंबर कंट्रीज हैं नेटो में, और इसका डिसीजन जो होता है वो कंसेंसस से, मतलब सभी की सहमति से होता है जो भी नेटो का डिसीजन होता है। अच्छा, ये वाली चीज़ अगर आपको नहीं दिख रही हो, मैं भूल गई, फिर से मैं बता देती हूँ कि देखो ये है यूरोप सपोज, ठीक है, ये है वेस्टर्न यूरोप, ये है ईस्टर्न यूरोप। तो आपने देखा होगा कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर की तरफ हम जब बढ़ रहे थे तो वेस्टर्न यूरोप जो था वो यूएस के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा था, और ईस्टर्न यूरोप जो था वो मोस्टली यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा था, ठीक है। आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड ये वॉर थी, और यूएस ने क्या किया कि यूएस ने मिलके वेस्टर्न यूरोप को मिला के अपने साथ नेटो बना लिया, ठीक है, सो दैट ये जो रीजन है ना ये तो उसके साथ आ जाए, उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करे। तो ये पूरी इश्यू मैं समझा रही थी यहाँ पे कि वर्ल्ड वॉर 2 से हम जस्ट उभरे थे और कोल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे भी आपको समझा दिया अगर आपको यहाँ नहीं दिखा हो तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। IISc रिसर्चर्स फाइंड अ वे टू सब्सटीट्यूट सिंगल यूज प्लास्टिक। तो देखो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है। तो देखो सिंगल यूज प्लास्टिक का हमारे IISc के रिसर्चर्स ने यहाँ पे इसका अल्टरनेटिव ढूंढा है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है, आप सभी को नाम से समझ आ रहा होगा, ऐसा प्लास्टिक जो सिंगल टाइम आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको आप रीयूज नहीं कर सकते और इसको आप रिन्यू नहीं कर सकते, आप इसको रिसाइकल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें आप इसको नहीं कर सकते। जो मोटे प्लास्टिक्स होते हैं ना, मोटे प्लास्टिक्स, उनको रिसाइकल करना ईजी होता है, लेकिन जो इतने पतले प्लास्टिक्स होते हैं जिनको माइक्रो प्लास्टिक्स कहा जा सकता है, उनको यूज करना बहुत ज्यादा, उनको रीयूज करना, उनको रिसाइकल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, इसके और भी कुछ नुकसान हैं।
एक तो ये रिसाइकल नहीं होगा, ठीक है, और इसकी जो लाइफ टाइम होती है ना बहुत लंबी रहती है, ये डिग्रेडेबल नहीं होता, बायोडिग्रेडेबल नहीं है ये। ऑलराइट, तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो मतलब ये पूरे टाइम एनवायरनमेंट में वैसा का वैसा ही जमा रहेगा। इसके कारण कई सारी चॉकिंग हो सकती है हमारी वाटर बॉडीज में, सैनिटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, कई सारे इश्यूज हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जब तक रहेगा तब तक टॉक्सिक एलिमेंट्स को ये रिलीज करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे इसके इश्यूज भी हैं। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि लगभग 10 मिलियन टन्स यहाँ पे पर ईयर हम यहाँ पे इतना ये जो 10 मिलियन टन्स प्रोडक्शन करते हैं प्लास्टिक का, जिसमें से लगभग 43% जो है ना वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। अब देखो, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात कर लेते हैं, फिर हम न्यूज़ पे आते हैं। तो देखो, ये मेनली फॉसिल फ्यूल से बना होता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा करता है ये। 100 ऑफ ईयर्स तक रहता है ये, ठीक है, 100 ऑफ ईयर्स तक रहेगा एनवायरमेंट में वैसा का वैसा, इसीलिए इसको कह रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल ये नहीं है, ठीक है। ओनली अ टाइनी परसेंटेज इज रिसाइकल्ड, तो लगभग नॉन रिसाइकलेबल ही है ये, बहुत कम परसेंटेज है इसका जो रिसाइकलेबल होता है। लीचेस टॉक्सिन्स इनटू फूड एंड ड्रिंक, तो ये फूड एंड ड्रिंक, जैसे अगर आप बॉटल्स में ले रहे हो, प्लास्टिक की बॉटल में कुछ चीज़ रख रहे हो, अगर बहुत समय तक वो पड़ी रहती है तो उसके अंतर्गत टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा हार्मोन डिसरप्शन, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है इसके कारण। ये ओशंस को भी पॉल्यूट करता है, हमने अभी देखा हो, आपने सभी ने सुना होगा, प्लास्टिक जो गार्बेज कलेक्ट हो गया है पैसिफिक ओशन में, वो इसका बयान देता है, ठीक है, इसको रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा ये मेरीन एनिमल्स को किल करता है, बायोडाइवर्सिटी को हमारी कम करता है, और साथ में फूड चेन में भी एंटर हो सकता है। तो देखो, फूड चेन में एंटर कैसे होगा, जैसे कि फिशेज हैं, फिशेज ने थोड़ा कुछ माइक्रोबीट्स खा लिए प्लास्टिक्स के, ठीक है, तो ये हमारी फूड चेन में आ जाती हैं, ठीक है। जैसे किसी ह्यूमन ने इसी फिश को खा लिया जिसने कि ये प्लास्टिक कंज्यूम किया है, तो उसके थ्रू प्लास्टिक हमारी फूड चेन में आ गया और हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं कि जो माइक्रो प्लास्टिक की मैं बात करी थी, पॉलीथीन बैग्स जो हैं, उनकी यहाँ पे बात की गई है कि 30 सितंबर 2021 से इसकी जो थिकनेस है उसको 50 माइक्रॉन से 120 माइक्रॉन्स करेंगे। देखो, जितना पतला प्लास्टिक होता है ना उतना ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, रीयूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो बायोडिग्रेडेबल तो है ही नहीं, प्लास्टिक तो होता ही नहीं है, लेकिन उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, ठीक है। और टॉक्सिन्स ये कंटिन्यूसली एमिट करता रहेगा, इसलिए इसकी जो डायमीटर है, इसकी जो थिकनेस है, इसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। देन दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम होता क्या है। तो देखो, मैंने जैसे कि बताया कि प्लास्टिक कमोडिटी इंटेंडेड टू बी यूज्ड वंस बिफोर बीइंग डिस्पोज्ड, तो डिस्पोज होने से पहले सिर्फ एक बार आप इसको यूज कर सकते हो। और यहाँ पे ये बैन करने की बात चल रही है, सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को हम बैन करने की कोशिश करें बाय 2022। इसमें क्या क्या आता है, ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक्स, ठीक है, प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बलून, प्लास्टिक फ्लैग्स, ये सब कुछ इसमें आता है, ठीक है। आप अभी भी देखेंगे, जब हमारा इंडिपेंडेंस डे आया था तो यहाँ पे सेंटर ने ये कहा था कि प्लास्टिक वाले जो फ्लैग्स हैं, जो प्लास्टिक से बने हुए फ्लैग्स हैं, उनको बैन करने की बात की थी यहाँ पे सेंटर ने, ठीक है, कि स्टेट्स को प्लास्टिक फ्लैग्स को यहाँ पे प्रमोट नहीं करना चाहिए। इंस्टीड या तो क्लॉथ से बने फ्लैग्स को आप यहाँ पे प्रमोट कीजिए, या तो फिर पेपर से बने फ्लैग्स को यहाँ पे आप प्रमोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स जो हैं, इसको और बैन करने की बात चल रही है 2022 तक, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि प्लास्टिक प्लेट्स आती हैं, कप्स आती हैं, ग्लासेस, ये सब कुछ आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं हम न्यूज़ पे। तो यहाँ पे देखो, ये जो रिसर्चर हैं, इन्होंने एक अल्टरनेटिव ढूंढा है सिंगल यूज प्लास्टिक का। तो इन्होंने क्या किया है, बेसिकली नॉन एडिबल ऑयल, कैस्टर ऑयल को इन्होंने सेल्यूलोज के साथ मिला के यहाँ पे एग्रीकल्चर सब्ल से रिलेटेड जो भी नुकसान होता है, ये सारी चीज़ें जो है, देखो बेसिकली एग्रीकल्चर सब्ल जो होती है, इससे रिलेटेड जो सेल्यूलोज निकलता है और ये नॉन एडिबल ऑयल्स को मिला के, मतलब दोनों ही वेस्ट चीज़ें जो हैं उनको मिला के यहाँ पे एक पॉलीमर शीट यहाँ पे डेवलप की है, ठीक है, जो कि बायोडिग्रेडेबल है और मल्टीपल यूज इसके कर सकते हो आप। ऑलराइट, तो देखो, जैसे यहाँ पे सीपीसीबी का डाटा दिया गया है कि 3.3 मिलियन टन यहाँ पे मेट्रिक टन यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट जो है वो हर साल जनरेट होता है, लगभग 3.3 मिलियन टन, ठीक है, मिलियन मेट्रिक टन्स। और इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है ये सिंगल यूज प्लास्टिक रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है 79% एंटर कर चुका है हमारे एनवायरमेंट में, और इसमें से सिर्फ 9% वेस्ट जो है वो सिर्फ 9% वेस्ट ही यहाँ पे रिसाइकल हो सकता है। और जैसे कि मैंने आपको सारे नुकसान तो ये बता ही दिए कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे क्या पॉलीमर यहाँ पे डेवलप किया है, ये मैंने आपको बता दिया। सेल्यूलोस इसमें जो यूज हो रहा है वो कहाँ से यूज कर रहे हैं हम, जो एग्रीकल्चर सब्ल होती है,
जो आप एग्रीकल्चर में जो खेती करते हो, जब हार्वेस्ट करने के बाद जो कचरा बच जाता है नीचे, उसको जब आप जलाते हो तो उससे जो सेल्यूलोस हमको मिलता है उसको जलाने से पहले, ठीक है, उससे और साथ में हम कैस्टर ऑयल के थ्रू यहाँ पे पॉलीमर्स को डेवलप कर सकते हैं जो कि यूज हो सकते हैं फॉर प्लास्टिक्स, ठीक है, ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ प्लास्टिक। तो ये नॉन एडिबल ऑयल और सेल्यूलोस को बना के, तो देखो यहाँ पे दो प्रॉब्लम यहाँ पे कर्ब हो रही है हमारी। एक तो हम प्लास्टिक्स का यूज कम कर देंगे, ठीक है, हमको प्लास्टिक का कोई अल्टरनेटिव मिल गया। दूसरी चीज ये कि हम यहाँ पे पहले क्या करते थे, एग्रीकल्चर होने के बाद, फार्मिंग होने के बाद, कोई भी क्रॉप के उग जाने के बाद जब उसको हार्वेस्ट करते थे तो यहाँ पे कचरा बच जाता था, जो भी नीचे डंडियां वगैरह जो बच जाती थी, जो भी वेस्टेज बच जाता था, उसको फार्मर्स क्या करते थे कि इस पूरे को जला देते थे, पूरे लैंड पे आग लगा देते थे, सो दैट ये खुद ही साफ हो जाए, इनको अलग से मैनुअली ना करना पड़े। तो इसके कारण काफी ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता था, आप सभी को पता होगा इसके बारे में, दिल्ली में बहुत ज्यादा ये चीज देखने को मिलती है। तो ये चीज भी बच जाएगी अगर आप इस हार्वेस्ट को कलेक्ट करके बेच दो, और इससे अगर सेल्यूलोस एक्सट्रैक्ट करके इसको कैस्टर ऑयल के साथ मिला के इसका जो भी केमिकल रिएक्शन वगैरह करके आप अगर ये वाला पॉलीमर डेवलप कर देते हो, तो आप दो चीज़ों को यहाँ पे कर्ब कर रहे हो, एक तो प्लास्टिक पॉल्यूशन और एक एयर पॉल्यूशन, ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पे कर्ब हो जाएंगी आपकी। तो ये पूरा इशू था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इशू है हमारा ऑटो बूस्ट। देखो ये आज का एक एक्सप्लेनर आर्टिकल है, ये बात करता है कि हमने यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को स्टार्ट किया है ऑटो मोबाइल सेक्टर में, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। विल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटो सेक्टर हेल्प इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट ग्रो। तो देखो सेंटर ने यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए यहाँ पे 26,000 करोड़ रुपीस का पीएलआई स्कीम यहाँ पे लॉन्च किया है, ठीक है। और ये जो पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ये लगभग 13 सेक्टर्स के लिए बजट में ही अनाउंस कर दिया गया था। इसमें लगभग 2 लाख करोड़ रुपीस का यहाँ पे खर्चा आना है हमारा इस पीएलआई स्कीम को लेकर। अब देखो बेसिकली पीएलआई स्कीम है क्या, तो पीएलआई स्कीम का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। जो भी डोमेस्टिक हमारी इंडस्ट्रीज हैं जो ज़्यादा ग्रो कर सकती हैं, जिनमें पोटेंशियल है, उनको और ग्रो कराने के लिए, और देखो पेंडेमिक के बाद सारी इंडस्ट्रीज जो है वो थोड़ा से बैठ गई हैं, तो इसके बाद इन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, एनकरेज करने के लिए इनको क्या किया जा रहा है, प्रोडक्शन अगर आप ज़्यादा करते हो, कोई आपकी इंडस्ट्री है, अगर आप अच्छा प्रोडक्शन करते हो तो आपको उसके बेसिस पे गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव देगी, ठीक है। तो ये है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ऑलराइट, अब देखो ये स्कीम किस चीज़ पे स्ट्रेस कर रही है, तो ये बेसिकली नई टेक्नोलॉजीज पे स्ट्रेस कर रही है। ये पुरानी टेक्नोलॉजीज की जगह नई टेक्नोलॉजीज, न्यू एंट्रेंट्स पे यहाँ पे स्ट्रेस कर रही है, जैसे कि एडवांस्ड ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गई, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स वाली जो व्हीकल्स हैं, इनके ऊपर मेजर फोकस है इस स्कीम का, ठीक है। अब ये जो कितना रेलेवेंट प्लान है, देखो इंडिया का ऑटो सेक्टर ऐसा माना जा रहा है कि कुछ सालों में, लगभग 2020 तक, देखो अभी तो कोविड आ गया तो ये थोड़ा सा टाइमलाइन बढ़ गई होगी, लेकिन 2020 तक ये पहले माना जा रहा था कि थर्ड लार्जेस्ट हमारा ऑटो मार्केट होगा आफ्टर यूएस एंड चाइना, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल बहुत है इस सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में। दूसरी चीज़ ये कि अगर इसकी ट्रेंड की बात करें तो सबसे पहले, अगर कोविड के पहले आप देखोगे, प्री कोविड आप देखोगे, तो बहुत ऊपर जा रहा है हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो ग्रोथ रेट था, लेकिन ड्यूरिंग कोविड ये डिक्लाइन भी हुआ है। तो हमें अब इन्हें वापस से एनकरेज करने की ज़रूरत है, प्रमोट करने की ज़रूरत है इस ऑटोमोबाइल सेक्टर को। क्यों ऐसा नीचे क्यों गया, डिपिंग क्यों हुआ इसमें, तो क्योंकि देखो फैक्ट्री लॉकडाउन्स लगे थे, कंज्यूमर सेंटिमेंट यहाँ पे अफेक्ट हुआ था, कंज्यूमर के पास पैसा ही नहीं था, तो वो कहाँ से ऑटोमोबाइल खरीदता, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कहाँ से इन्वेस्ट करता, ठीक है। तो ये इशू था। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे क्यूमुलेटिव लॉस हमको जो हुआ है वो लगभग $2 बिलियन का हुआ है। और लास्ट वीक यहाँ पे फोर्ड कंपनी जो है कार्स वगैरह बनाती है, इस कंपनी ने इंडिया से वाइप आउट कर दिया है अपना बिजनेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतना लॉस हो रहा था फोर्ड कंपनी को। साथ में देखो यहाँ पे सेमीकंडक्टर सप्लाई शॉर्टेज हो गई है, ठीक है, सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई थी उसकी शॉर्टेज हो गई है, जो एक अलग नुकसान है। मारुति और टीवीएस मोटर्स के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी गवर्नमेंट को ये कहा था कि जिस हिसाब की कंडीशंस चल रही है यहाँ पे सस्टेन करना डिफिकल्ट हो सकता है, तो आप हमारे लिए कोई स्कीम लाइए। तो उसी के रिस्पांस में पीएलआई स्कीम लाई गई है, ठीक है। और ये बेसिकली जो लोअर फ्यूल एमिशन, जो लोअर फॉसिल फ्यूल यूज़ करते वाली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बात करता है, उस पर ज़्यादा प्रोडक्शन और उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने की बात करता है, ठीक है। क्लीन टेक्नोलॉजीज़ में यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा, लोकल प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने देश में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, अपने देश में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इसकी बात की जाएगी इसमें, ठीक है। और यहाँ पे एक इशू ये भी है कि हम यहाँ पे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको ज़रूरी है कि हम सारे सेक्टर्स को बढ़ावा दें। तो एक तो इम्पोर्ट कम करने के लिए, इम्पोर्ट पर डिपेंडेंस कम करने के लिए भी हम अपनी पीएलआई स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया है हमने, ठीक है। यहाँ पे बायर को प्रेफरेंस दी जाएगी, पर्सनल मोबिलिटी की तरफ ध्यान दिया जाएगा, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, फुल रिचार्ज पे ध्यान दिया जाएगा बैटरीज की, ठीक है। तो मेजरली जो नई टेक्नोलॉजीज हैं जो क्लाइमेट चेंज को रोकती हैं, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हैं, उन टेक्नोलॉजीज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कस्टमर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, तो बेसिकली ये जो PLI स्कीम है ये मेजरली सप्लाई साइड को बेनिफिट देगी, ठीक है। जो सप्लाई कर रहे हैं ना उनको ज़्यादा बेनिफिट देगी, ठीक है। तो इसका बेनिफिट अगर आपको नीचे प्रोपोगेट होता है तो ये कंज्यूमर साइड पे भी देखने को मिलेगा, डिमांड साइड पे भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखोगे कि लास्ट नवंबर में 100% यहाँ पे रोड टैक्स के ऊपर यहाँ पे एग्जेम्पशन दिया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। क्योंकि क्यों, वो एक तो सप्लाई साइड को यहाँ पे बढ़ावा दे रही है, तो साथ में यहाँ पे डिमांड साइड भी खुद ही खुद बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये पूरा इशू था, ठीक है। आगे बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। देखो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इसकी जो 21st समिट होनी है, अभी 21st समिट इसकी रिसेंटली हुई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है क्या। तो ये जैसे कि नाम पता चल रहा है, शंघाई कहाँ पे है, चाइना में। तो चाइना लेड एक ऑर्गेनाइजेशन, आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। परमानेंट है, इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्रिएशन हुआ था इसका, जो क्रिएशन की बात हुई थी, अनाउंसमेंट हुआ था, वो 2001 में हुआ था शंघाई में, इसलिए इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन आप इसके हेडक्वार्टर देखोगे ना, तो हेडक्वार्टर इसके बीजिंग में है, तो ये याद रखना। और ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर साइन हुआ था इसको लेकर सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है। तो सेंट पीटर्सबर्ग में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर साइन हुआ था 2002 में, और ये फोर्स में आया था 2003 में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि SCO कब इस्टेब्लिश हुआ, तो हुआ 2001 में, लेकिन फोर्स में 2003 में आया है, ठीक है। और ये पहले जब स्टार्ट हुआ था तो ये शंघाई 5 मैकेनिज्म से स्टार्ट हुआ था, मतलब इसमें सिर्फ 5 कंट्रीज थी, ठीक है। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं आज की डेट में वो रशिया और चाइनीज हैं, ठीक है। अब फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें उससे पहले शंघाई 5 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1996 में शंघाई 5 आया था, और इसमें कौन सी 5 कंट्रीज थी, चाइना तो थी सही, ठीक है, रशिया भी थी ही, उसके साथ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये 5 कंट्रीज ने मिलकर शंघाई 5 एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। 2001 में फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आया, ठीक है। इन 5 कंट्रीज ने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक्सपांड किया, और उसके बाद 2001 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। और ये कैसे बना, उज्बेकिस्तान जो है, उज्बेकिस्तान की एंट्री से ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना 2001 में, ठीक है। और इंडिया और पाकिस्तान ने इसमें एंटर किया इन 2017। तो आज की डेट में इसमें 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। 5 तो शंघाई 5 वाले, उसके अलावा उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। इसके कुछ ऑब्जर्वर नेशंस भी हैं जिसमें अफगानिस्तान भी आता है, ठीक है। अच्छा, फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें इसमें, तो फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे। देखो, शंघाई 5 तो था ही, उसके साथ उज्बेकिस्तान था। तो ये जितने भी 2001 में जितने भी इसमें मेंबर्स थे वो सारे के सारे फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल करके जाना फॉर प्रीलिम्स, ओके, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। अब देखो, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो देखो, यहाँ पे मेजरली जो नॉर्मली होते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करना, नेबरलीनेस डेवलप करना, साथ में कोऑपरेशन करना इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इन सभी में, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, इन सभी में कोऑपरेशन करना, साथ में जॉइंट एफर्ट करना पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, साथ में डेमोक्रेटिक, फेयर और न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर के लिए आगे बढ़ना। जैसे कि आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द जो भी इंस्टीट्यूशन हैं, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन हैं, वो US के डोमिनेंस में है। तो चाइना और रशिया चाहते हैं कि उनका भी डोमिनेंस बढ़े, बेसिकली वो इसलिए यहाँ पे SCO उन्होंने बनाया है, ठीक है। पर ये चीज़, ये इंटरेस्ट इंडिया का भी है कि इंडिया भी चाहता है कि उसे भी UNSC जैसी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया जाए एज अ परमानेंट मेंबर। तो ये सभी का म्यूचुअल इंटरेस्ट है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, कि देखो, इंडिया की जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है वो इसके थ्रू प्रमोट हो सकती है। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल एशिया, ठीक है, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान आता है, और हमारे नेबर्स भी हैं। हालांकि इमीडिएट नेबर्स नहीं है, लेकिन एक्सटेंडेड नेबर्स होने के कारण हमारा इनसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता जुलता है। और अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए भी बना था ये, लेकिन अब तो देखो क्या ही हो सकता है अफगानिस्तान का, ये अब कोई काम का नहीं बचा, ठीक है। तो ये पूरा इशू है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके मेंबर्स देख लो, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो ग्रीन मेंबर्स हैं ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ईरान, अफगानिस्तान, और यहाँ पे देखो ईरान है, अफगानिस्तान है, और ये मंगोलिया है। ये तीनों जो है ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं इसके, ठीक है। बेलारूस भी इसका ऑब्जर्वर स्टेट है। ये 8 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। गेस्ट अटेंडेंस वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो, ग्रीन बॉन्ड्स की बात करते हैं। तो ग्रीन बॉन्ड्स क्यों न्यूज़ में है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये क्या है, एक NBFC है, ठीक है, नेशनल बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी है, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी है। तो यहाँ पे ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इसने पहला
तो देखो जो ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इसने अपना पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड यहाँ पे जारी किया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? तो ये जो ग्रीन बॉन्ड है ना, ये पहला यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड है, ठीक है, इंडिया से जो इशू है। अब ग्रीन बॉन्ड क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो देखो पहले बॉन्ड क्या होता है ये समझते हैं। सपोज ये कोई कंपनी है ए, ठीक है, यानी कि या फिर कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट या कंपनी कोई भी है, ए यहाँ पे जो भी है, इनको चाहिए पैसा, ठीक है, इनको पैसा बोरो करना है। अब ये मार्केट से अगर पैसा उठाते हैं, तो ये अगर ऐसा पैसा उठाएं जो कि मेनली ये जो मनी उठा रहे हैं ये यूज होगी क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज के लिए या फिर एनवायरमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए, तो इसको कहेंगे ग्रीन बॉन्ड, ठीक है, जो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में लगेगा। तो इसमें क्या होगा, ग्रीन बॉन्ड कैसे होगा, मैं फिर से समझाती हूँ कि देखो ए या गवर्नमेंट को कोई ऐसा काम करना है जो क्लाइमेट को सस्टेनेबल बनाए, एनवायरमेंट को सस्टेनेबल बनाए, एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, तो उन्होंने मार्केट से सपोज पैसा उठाया और मार्केट को उसके बदले दिया एक बॉन्ड, जिसको कहेंगे हम ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड आप समझते हो ना कि आपने अगर पैसा उठाया तो आपको बदले में कुछ गारंटी देनी पड़ती है, तो आप बॉन्ड देते हो। ग्रीन बॉन्ड में क्या होता है, एक तरह का ऐसा बॉन्ड है जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, और बेसिकली जो पैसा इसके बदले उठाया जाता है वो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए उठाया जाता है। आई होप आपको समझ आया, ठीक है। इसमें देखो ये जो है टिपिकली असेट लिंक्ड है, ठीक है, बैक्ड बाय इशूइंग एंटिटीज बैलेंस शीट। तो यहाँ पे जो भी इशू कर रहा है उसकी बैलेंस शीट को देखकर, उसके असेट्स को देखकर यहाँ पे बॉन्ड दिया जाता है। उसके बाद सो दे यूजुअली कैर द सेम क्रेडिट रेटिंग एज देयर इशूअर्स अदर डेट इन ऑब्लिगेशंस। ओके, ग्रीन बॉन्ड्स मे कम विद टैक्स इंसेंटिव, तो इसमें टैक्स इंसेंटिव्स भी होते हैं, इसलिए अट्रैक्टिव होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। और वर्ल्ड बैंक जो है वो इसका मेजर इशूअर है। वर्ल्ड बैंक ने अभी तक बहुत सारे ग्रीन बॉन्ड यहाँ पे इशू किए हुए हैं। अब देखो ये वर्क कैसे करता है, ग्रीन बॉन्ड वर्क कैसे करता है। जैसे बाकी सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स वर्क करते हैं या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, वैसे ही ग्रीन बॉन्ड वर्क करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको पैसा उठाना है, आपने पैसा उठाया और उसके बदले में आपने बॉन्ड जारी किया, ठीक है, कुछ समय के बाद आप उसको बॉन्ड वो वापस देगा और आप उसको पैसा दोगे, ठीक है, कुछ एडिशन के साथ। तो ये पूरा इशू है। अब यहाँ पे जस्ट लाइक अदर कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट बॉन्ड ये काम करता है। बोरोवर्स इशू देयर सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू सिक्योर फाइनेंसिंग फॉर द प्रोजेक्ट एंड विल हैव अ पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो यहाँ पे बोरोवर अपनी सिक्योरिटी के तौर पे ये बॉन्ड देता है और ये बॉन्ड फिर बाद में जब वापस रिडीम होगा तो इसको पैसे दे देगा, ठीक है। इन एडिशन देयर आर ऑफन टैक्स बेनिफिट, जो कि हमने डिस्कस किया, टैक्स इंसेंटिव्स भी होते हैं। अच्छा, ग्रीन बॉन्ड और ब्लू बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? देखो ब्लू बॉन्ड जो होता है, ग्रीन बॉन्ड तो हमने देखा एनवायरमेंट प्रोजेक्ट, कुछ भी तरह का एनवायरमेंट प्रोजेक्ट जो है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उस केस में हम ग्रीन बॉन्ड इशू करते हैं। ब्लू बॉन्ड क्या होता है, ये स्पेसिफिकली ओशन रिलेटेड, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ओशन की सस्टेनेबिलिटी को लेकर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें ब्लू बॉन्ड्स जारी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑल ब्लू बॉन्ड्स आर ग्रीन बॉन्ड्स बट ऑल ग्रीन बॉन्ड्स आर नॉट ब्लू बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ही ब्लू बॉन्ड्स ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि ओशन भी एनवायरमेंट के अंतर्गत आता है। लेकिन ज़रूरी नहीं सारे ग्रीन बॉन्ड्स, जो कि सारे एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें ओशन से ही रिलेटेड हों, तो ये ज़रूरी नहीं है, तो ये याद रखना, ठीक है। ये पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में आपसे। आगे बात करते हैं। देखो आज हम कल के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक इज बीइंग अलाउड टू इंडिया टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो यहाँ पे पेमेंट बैंक के बारे में पूछा हुआ है। पहला स्टेटमेंट देखो, तो देखो इसका हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, मोबाइल टेलीफोन कंपनी और सुपरमार्केट चेन्स दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट्स आर एलिजिबल टू एज प्रमोटर्स ऑफ पेमेंट बैंक। तो ये सही है, ठीक है। प्रमोटर्स के तौर पे पेमेंट बैंक के ये सब भी काम कर सकते हैं, टेलीफोन कंपनीज और सुपर मार्केट चेन वाले, ठीक है। दूसरी चीज़, अब देखो आपको पता होगा पेमेंट बैंक्स के बारे में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये लेंड नहीं कर सकती, लोन्स नहीं दे सकती, ठीक है, लोन्स नहीं दे सकती, इसलिए ये क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे इशू नहीं कर सकती। ये बेसिक चीज़ आपको पता होगी। तो जब आपको ये पता है तो आप देखो सेकंड स्टेटमेंट, पेमेंट बैंक्स कैन नॉट इशू बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। तो ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ये क्रेडिट और डेबिट कार्ड यहाँ पे नहीं इशू करती, ये सही स्टेटमेंट, सॉरी ये गलत स्टेटमेंट है। कैन इशू लिखा है यहाँ पे, कैन इशू लिखा है, कैन नॉट नहीं लिखा है। तो ये कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, ये गलत स्टेटमेंट है। और तीसरा है पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज। तो ये लेंडिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 and 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ से ही एलिमिनेट हो गया आपका कि क्या सही है क्या नहीं है, आपको सिर्फ आगे की चीज़ें देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको सेकंड स्टेटमेंट के बारे में पता है कि ये क्रेडिट कार्ड नहीं इशू करती है, तो आपको पता चल जाएगा कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारा IFC मसाला बॉन्ड्स के बारे में। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच ऑफर्स दीज बॉन्ड आर एन आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो ये वर्ल्ड बैंक की आर्म है, ये सही है, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन वर्ल्ड बैंक की आर्म है, ये सही है। दीज आर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स एंड आर सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ये भी सही है। देखो इसका कंसेप्ट क्या होता है मैं समझाती हूँ आपको। सपोज कि मैं कोई पर्सन हूँ M,
मुझे चाहिए पैसा, मैं हूँ इंडियन, ठीक है, मैं हूँ इंडियन और मुझे चाहिए पैसा, लेकिन मुझे ये डर लगता है कि अगर मैं फॉरेन मार्केट से पैसा उठाती हूँ तो अगर एक्सचेंज रेट कुछ आगे पीछे हो गया तो मुझे पैसा जब लौटाना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा लौटाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया मैंने कि एम ने किसी के भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, आईएफसी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आईएफसी के थ्रू यहाँ पे फॉरेन मार्केट में यूएस से पैसा उठाया, ठीक है, यहाँ पे हमने पैसा उठाया, यानी कि यूएस डॉलर्स या रुपीज़ जो भी है उसमें पैसा उठाया और हमने यहाँ पे मसाला बॉन्ड्स जारी किए, ठीक है, थ्रू एनी ऑर्गेनाइजेशन, मेड भी आईएफसी या फिर कोई गवर्नमेंट के थ्रू भी यहाँ पे मसाला बॉन्ड यहाँ पे जारी किए। अब इसका क्या है मसाला बॉन्ड का मतलब कि मैं जब यहाँ से पैसा उठा रही हूँ रुपीज़ में तो मैं ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होगा, ठीक है, यानी कि मैं लौटाऊंगी तो भी मैं रुपी में लौटाऊंगी। मतलब सपोज आज मैंने 50 रुपीज़ का यहाँ पे बॉन्ड पैसा लिया है, 50 रुपीज़ लिए और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जब भी तुमको बॉन्ड रिडीम करूंगी, जब भी मैं तुमसे बॉन्ड वापस लूंगी तो मैं तुमको 51 रुपीज़ दूंगी। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि उस समय 51 रुपीज़ के हिसाब से एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, ठीक है, मुझे उसको 51 रुपीज़ ही देना है, चाहे फिर अगर हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ गया हो या घट गया हो। तो ऐसा नहीं कि मैं उसको डॉलर के हिसाब से 51 रुपीज़ दूंगी, ऐसा नहीं है, मुझे उसको सिर्फ 51 रुपीज़ ही देना है। सपोज कि यहाँ पे जैसे 50 रुपीज़ सपोज $1 होता था, ठीक है, अब सपोज फॉर एग्जाम्पल कि एक्सचेंज रेट के आगे पीछे होने के कारण अब $1 जो है वो 70 रुपीज़ का हो गया। तो ऐसा नहीं कि मैंने तुमसे $1 लिया है तो मैं आपको 70 से ज़्यादा रुपीज़ दूंगी, ऐसा नहीं है, मैं आपको 51 रुपीज़ ही दूंगी। तो ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आया हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो होगा क्या, बोथ 1 and 2। ऑलराइट, तो यहाँ पे बी एंड सी आर द राइट आंसर्स। बाकी आज के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, आज संडे है तो एंजॉय, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे and have a very good day.